किताबें करती हैं बातें। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं महान भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन का एक लेख, समाजवाद ही क्यों। ये लेख सन 1949 में मंथली रिव्यू पत्रिका के प्रवेशांक में छपा था। इसके पहले आपने सुनी इस लेख की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 2 कड़ियां। लीजिए सुनिए इसकी तीसरी और अंतिम कड़ी। अब मैं उस बिंदु पर पहुंच गया हूं जहां से मैं आज के संकट के सारतत्व की ओर थोड़े में इंगित कर सकता हूं। यह व्यक्ति के समाज के साथ संबंध से ताल्लुक रखता है। आज इंसान समाज के ऊपर अपनी निर्भरता के प्रति हमेशा से अधिक सचेत हो गया है, किंतु वो इस निर्भरता को एक सकारात्मक गुण के रूप में, एक जीवंत बंधन के रूप में, एक रक्षक शक्ति के रूप में महसूस नहीं करता, बल्कि इसे अपने प्राकृतिक अधिकारों, यहाँ तक कि अपने आर्थिक अस्तित्व के लिए भी खतरे के रूप में महसूस करता है। इसके अतिरिक्त समाज में उसकी स्थिति ऐसी है कि उसकी मानसिक संरचना में निहित स्वार्थी प्रवृत्तियां निरंतर प्रबल होती जा रही हैं, जबकि उसकी सामाजिक प्रवृत्तियों का जो स्वभाव से ही कमजोर है, क्षरण तेज गति से हो रहा है। सभी लोग, चाहे समाज में उनका जो भी स्थान हो, क्षरण की इस प्रक्रिया के शिकार हैं। अनजाने ही अपने स्वार्थों के कैदी बने हुए हैं। वे स्वयं को आरक्षित, एकाकी तथा जीवन के सहज, सरल व निष्कपट आनंद से वंचित महसूस कर रहे हैं। आदमी की जिंदगी छोटी और जोखिम भरी है। इस जीवन में खुद को समाज के प्रति समर्पित करके ही वो सार्थकता पा सकता है। मेरे ख्याल से बुराई का असली स्रोत वर्तमान पूंजीवादी समाज की वो आर्थिक अराजकता है जो आज मौजूद है। हमारे सामने विशाल उत्पादक समुदाय है जिसके सदस्य एक दूसरे को सामूहिक श्रम के फल से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा वे बल प्रयोग द्वारा नहीं, बल्कि कुल मिलाकर कानूनी रूप से कायम नियमों का ईमानदारी से पालन करके ही करते हैं। इस संदर्भ में ये अनुभव करना महत्वपूर्ण है कि उत्पादन के साधन अर्थात समस्त उत्पादक क्षमता जो उपभोक्ता सामग्री के साथ साथ पूंजीगत सामग्री पैदा करने के लिए आवश्यक है, कानूनी तौर पर व्यक्तियों की निजी संपत्ति हो सकते हैं और अधिकतर हैं भी। आगे की बहस में सरलता की दृष्टि से मैं उन सभी लोगों को मजदूर कहूंगा जिनका उत्पादन के साधनों के मालिकाने में कोई हिस्सा नहीं है। हालांकि ये इस शब्द के परंपरागत प्रयोग के पूरी तरह अनुरूप नहीं है। उत्पादन के साधनों का मालिक मजदूर की श्रम शक्ति को खरीद सकने की स्थिति में होता है। उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके मजदूर नई चीजें बनाता है जो पूंजीपति की संपत्ति बन जाती है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मजदूर द्वारा किए गए वास्तविक उत्पादन और उसे मिले वास्तविक मेहनताने के बीच का संबंध है। श्रम अनुबंध की स्वतंत्रता के कारण मजदूर जो पाता है वो उसके द्वारा उत्पादित सामग्री के वास्तविक मूल्य से निर्धारित न होकर उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं से और काम की तलाश में होड़ में लगे मजदूरों की संख्या के अनुपात में पूंजीपति को श्रम शक्ति की जरूरत से निर्धारित होता है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि सैद्धांतिक रूप से भी मजदूर का वेतन उसके द्वारा किए गए उत्पादन के मूल्य द्वारा निर्धारित नहीं होता। अंशतः पूंजीपतियों की आपसी होड़ के कारण और अंशतः तकनीकी विकास के कारण निजी पूंजी कुछ हाथों में केंद्रित हो जाती है और बढ़ता हुआ श्रम विभाजन उत्पादन की लघुतर इकाइयों की कीमत पर बृहत्तर इकाइयों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। इस विकास का ही परिणाम निजी पूंजी का एक गुट तंत्र है जिसकी अपार शक्ति को जनतांत्रिक ढंग से संगठित करके राजनीतिक समाज द्वारा भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये एक सच्चाई है क्योंकि विधायिका संस्थाओं के सदस्यों का चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा होता है जो पूंजीपतियों से आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं या दूसरे तरीकों से उनके प्रभावों में रहते हैं। ये पूंजीपति व्यवहारिक तौर पर हर तरीके से निर्वाचकों को विधायिका से अलग कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि जनता के प्रतिनिधि आबादी के दलित शोषित तबकों के हितों की वस्तुतः पर्याप्त रक्षा नहीं करते। इसके अतिरिक्त वर्तमान परिस्थितियों में निजी पूंजीपति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सूचना के प्रमुख स्रोतों यानी प्रेस, रेडियो, शिक्षा पर अनिवार्यतः अपना नियंत्रण रखते हैं। इस प्रकार किसी नागरिक के लिए वस्तुगत निष्कर्षों तक पहुंच सकना या अपने राजनीतिक अधिकारों का सटीक प्रयोग कर पाना अत्यंत कठिन होता है और वास्तव में
अधिकांश मामलों में तो एकदम असंभव होता है। इस प्रकार संपत्ति के निजी मालिकाने पर आधारित अर्थव्यवस्था में मौजूदा स्थिति को दो मुख्य सिद्धांतों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। पहला, उत्पादन के साधनों पर निजी मालिकाना होता है और मालिक जैसे भी ठीक समझें उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, श्रम अनुबंध स्वतंत्र होता है। वास्तव में इस अर्थ में एक शुद्ध पूंजीवादी समाज जैसी कोई चीज नहीं होती। विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि मजदूर लंबे और तीखे राजनीतिक संघर्षों द्वारा स्वतंत्र श्रम समझौते का किंचित सुधरा हुआ रूप कुछ इस तरह के मजदूरों के लिए पा सकने में सफल हुए हैं, किंतु समग्रता में आज की अर्थव्यवस्था शुद्ध पूंजीवाद से बहुत भिन्न नहीं है। उत्पादन मुनाफे के लिए किया जाता है, न कि उपयोग के लिए। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सक्षम और काम के इच्छुक सभी लोग हमेशा काम पा सकने की हालत में रहें। बेकारों की फौज लगभग हमेशा मौजूद रहती है। मजदूर हरदम काम छिन जाने के भय से ग्रस्त रहता है। चूंकि बेकार और बहुत कम वेतन पाने वाले मजदूर एक लाभदायक बाजार नहीं बनाते, इसीलिए उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन सीमित रहता है, जिसका परिणाम होता है भयंकर कठिनाई। तकनीकी प्रगति सबके काम का बोझ घटाने की बजाय लगातार और अधिक बेकारी पैदा करती है। पूंजीपतियों के बीच की होड़ के साथ जुड़ा मुनाफे का मकसद ही पूंजी के संचय और उपयोग में अस्थिरता के लिए जिम्मेदार है। यह समाज को उत्तरोत्तर गहन महामंदी की ओर ले जाता है। यह असीमित होड़ श्रम की बड़े पैमाने पर बर्बादी को पैदा करती है और साथ ही व्यक्तियों की सामाजिक चेतना को पंगु बनाती है, जिसका उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूं। व्यक्तियों के इस प्रकार पंगु बनाए जाने को मैं पूंजीवाद का सबसे बड़ा अभिशाप मानता हूं। हमारा सारा शैक्षणिक ढांचा इस अभिशाप से ग्रस्त है। विद्यार्थियों के मन में एक अतिरंजित प्रतियोगी दृष्टिकोण बैठाया जाता है तथा उसे आगामी करियर के लिए तैयारी के रूप में धन पिपासु सफलता की पूजा करना सिखाया जाता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इन विकट बुराइयों को समाप्त करने का केवल एक ही रास्ता है। केवल एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है, जिसके साथ साथ सामाजिक लक्ष्यों से युक्त एक शिक्षा व्यवस्था भी हो। ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर स्वयं समाज का स्वामित्व होता है और उनका उपयोग नियोजित ढंग से होता है। नियोजित अर्थव्यवस्था समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन को समायोजित करती है, काम करने में सक्षम लोगों के बीच किए जाने वाले काम को बांट देती है तथा प्रत्येक स्त्री, पुरुष और बच्चे को आजीविका की गारंटी देती है। ऐसे समाज में शिक्षा व्यक्ति की सहज क्षमता का विकास करने के साथ ही हमारे वर्तमान समाज की सत्ता और सफलता का गुणगान करने की जगह उसके अंदर अपने जैसे लोगों के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करने का प्रयास करेगी। फिर भी इसे याद रखना जरूरी है कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था ही समाजवाद नहीं होती है। एक नियोजित अर्थव्यवस्था में भी व्यक्ति पूरी तौर पर गुलाम हो सकता है। समाजवाद की स्थापना कुछ अत्यंत कठिन सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के समाधान की मांग करती है। राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के व्यापक केंद्रीकरण को ध्यान में रखते हुए नौकरशाही को सर्वशक्ति संपन्न व उद्यत होने से कैसे रोका जा सकता है, व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो सकती है और इसके साथ ही नौकरशाही की ताकत को निष्प्रभावी बनाने वाली जनतांत्रिक शक्ति को सुनिश्चित तौर पर कैसे स्थापित किया जा सकता है। हम संक्रमण के युग से गुजर रहे हैं। समाजवाद के लक्ष्य और समस्याओं के प्रति स्पष्टता इस दौर में सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। मौजूदा हालात में इन समस्याओं पर स्वतंत्र और बेरोक टोक बहस मुबाहिसे पर सख्त वर्जनाएं लागू हैं। इसलिए इस पत्रिका की शुरुआत मेरे विचार में एक अहम जन सेवा है। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे महान भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन का लेख समाजवाद ही क्यों। ये इस लेख की तीसरी और अंतिम कड़ी थी। इसके पहले की 2 कड़ियां सुनना मत भूलिएगा। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। सहकार रेडियो के इस प्रयास को अपना समर्थन देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके और डिस्क्रिप्शन में दी गई UPI ID को इस्तेमाल करके आप हम तक अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे ही किसी और प्रगतिशील, वैज्ञानिक और क्रांतिकारी नजरिया विकसित करने वाली पुस्तिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार।
किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।